कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमने जो है कल सामान्य परिचय ले लिया था, ठीक है, जिसमें हमने वर्गीकरण देखा और थोड़ा बहुत कार्बोक्सिल समूह के बारे में देखा। आज देखना नामकरण है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, अम्लों का नामकरण। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण देखना सबसे पहले सामान्य पद्धति में देखना है, उसके बाद आईयूपीएसी में देखना है, ठीक है। तो लगभग हमने ना मतलब हेलो एल्केन में भी देखा, हेलो एरिन में भी देखा, अल्कोहल में भी देखा, फिनोल में भी देखा, ईथर में भी देखा, एल्डिहाइड में भी देखा, कीटोन में भी देखा और कार्बोक्सिलिक अम्ल आ चुका है, ठीक है। तो लगभग सेम चल रहा है, सामान्य नाम आईयूपीएसी। तो जैसे यहां पर सामान्य नाम है, यहां पर सामान्य नाम के लिए एक अम्ल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक अम्ल। लेकिन एक अम्ल जोड़ा जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्ति स्रोत कहां से, मतलब जैसे मैं बात करता हूं फॉर्मिक अम्ल है, HCOOH का नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। तो एक अम्ल जोड़ रखा है किसमें? फॉर्म में। जो फॉर्मिका होती है वो क्या होती है? रेड आंट होती है, लाल चींटी। तो उसमें पाया जाता है वो क्या? फॉर्मिक अम्ल। तो इसलिए जो है वहां से नाम निकल के आए, क्या बोलेंगे उसको? फॉर्मिक अम्ल। या फिर मधुमक्खी के डंक में होता है। जैसे दूसरा होता है एसिटिक अम्ल। तो ग्रीक में या लैटिन में जो है एसिटम बोला जाता है सिरके को, ठीक है। क्या बोला जाता है? सिरका। तो वहां से जो है एसिटम से अम हटा के जो है एक अम्ल जोड़ दिया, एसिटिक अम्ल बना दिया। जैसे जो है तुम्हारा होता है 4 कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ब्यूटेरिक अम्ल होता है। तो सड़ा मक्खन होता है, उसमें पाया जाता है वो अम्ल। तो इसलिए जो है मतलब जो सड़े अम्ल में होगा वो क्या होगा? मतलब ब्यूटेरिक अम्ल बोला जाएगा उसको। मतलब प्राप्ति स्रोत पर निर्भर कर रहा है कि जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो प्राप्त कहां से हुआ है, और उस प्राप्ति स्रोत का जो है ग्रीक में क्या बोला जाता है उसको। तो ग्रीक में जो नाम बोला जाता है उसमें क्या जोड़ देना है? एक अम्ल जोड़ देना है। ये भी मैंने तुम्हें बता दें कि सबका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा नाम, घर का नाम भी नवीन है, स्कूल का नाम भी नवीन है, मैं कहीं भी चला जाऊं मेरा नाम नवीन ही है। तुम्हारा हो सकता है कॉमन नेम हो चिंटू, मिंटू, रिंकू, पिंकी, तिंकी, जो भी है ना। तो सबके नहीं होते हैं, लेकिन जो आईयूपीएसी नाम होगा वो सबका होगा, ठीक है। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? सबका। तो कहने का मतलब आईयूपीएसी तो रूल है वहां पे, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि देख रहे हो तुम अलग अलग रूल आ रहे हैं। कहीं पे आइसो आ जा रहा है, कहीं पे नियो आ जा रहा है, कहीं पे एन आ जा रहा है। ये तो चलो सब में कॉमन ही लगेगा, लेकिन जैसे प्राप्त स्रोत पे कहीं पे जो है एल्डिहाइड जो है एक अम्ल हटा देना है, जैसे एल्डिहाइड में कर रहे थे। वो भी डिपेंड किस पे कर रहा था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। किस कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम जो है एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन होते हैं उनका पता होना चाहिए जो सिलेबस में है। लेकिन दूसरा क्या है कि आईयूपीएसी नाम सबका आना चाहिए। और आईयूपीएसी के लेके हम इतना करते आ गए हैं कि अब जो है तो मतलब ये मान लो कि महारत हासिल होनी चाहिए आईयूपीएसी में। ये नहीं कि अब आईयूपीएसी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहां पे अलग अलग करवाया जा रहा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नामकरण है सामान्य पद्धति में, सामान्य तो जो सामान्य नाम का प्राप्ति स्रोत होगा, सामान्य नाम का प्राप्ति स्रोत, और उसमें क्या जोड़ देना है? एक अम्ल जोड़ देना है, एक अम्ल। मतलब एलिफेटिक जो अम्ल है उनके सामान्य नाम जो प्रकृति में जो है किससे प्राप्त हुआ है हमें वो, ठीक है, उनके प्राप्ति स्रोत पर निर्भर करता है। सामान्य पद्धति में नामकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों की
के प्राप्ति स्रोत पर निर्भर करता है। ठीक है, कि किस स्रोत से उसको प्राप्त किया गया है। ठीक है, प्रकृति में जो है उनकी प्राप्ति स्रोत पर। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या बोला, HCOOH है, तो क्या बोला, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये किससे प्राप्त किया गया, लाल चींटियों से प्राप्त किया गया। और लाल चींटी को जो है लैटिन में बोला जाता है फॉर्मिका। क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए HCOOH, क्या बोला इसका नाम, फॉर्मिक अम्ल। तो लाल चींटी, रेड आंट चींटी में और लाल चींटी में पाए जाने के कारण जो है लैटिन में जो है फॉर्मिका का अर्थ क्या होता है, लाल चींटी। ठीक है, लैटिन में रेड आंट। ठीक है, ऐसे ही जो है CH3COOH है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। या किससे प्राप्त किया गया, सिरके से। तो लैटिन में जो है एस्टम का अर्थ होता है सिरका। क्या अर्थ होता है, सिरका। एसिटिक अम्ल, कोई अगर सिरके का सूत्र पूछता है तो यही बोल देना, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। किससे प्राप्त किया गया, सिरके से। हाँ जी, वही सिरका जिसको जो है डाला जाता है चाउमीन बनाने के लिए। ठीक है, कई बार ज्यादा खट्टा हो जाता है वो, फिर सिरके से। लेकिन एसिटम लैटिन में एसिटम बोले तो क्या, सिरका। एसिटम में क्या बोलते हैं इसको, सिरका। तो एसिटम प्लस एक अम्ल, हटा देना है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऐसी जो है ब्यूटायरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो मक्खन से प्राप्त किया गया है उसको। और जो ब्यूटायरम होता है उसका अर्थ होता है मक्खन। तो ब्यूटायरम प्लस एक अम्ल क्या हो गया, ब्यूटायरिक अम्ल बोलते हैं उसको। तो ये इस तरीके से जो है मतलब प्राप्ति स्रोत पर निर्भर करता है। दूसरा यहां पर प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण है। किसका, प्रतिस्थापी, जिसमें अल्फा बीटा गामा इस तरीके से आता है। प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो प्रतिस्थापी कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब सामान्य नाम लिखा जाता है तो श्रृंखला में जो उपस्थित कोई प्रतिस्थापी होगा जो साइड चेन में लगा होगा, वहां पर क्या करते हैं हम, जो लंबी कार्बन चेन होती है अल्फा बीटा गामा, और जिस पोजीशन पे लगा होगा वो उसको क्या बोल देंगे। अगर बीटा पे लगा है बीटा बोल देंगे, अगर अल्फा पे लगा है अल्फा नाम देकर के जो है उसका क्या लिखा जाता है, नामकरण। तो जैसे ये है, ये इस तरीके से, ये क्रियात्मक समूह है कौन सा, कार्बोक्सिल समूह है। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिल समूह से जो जुड़ने वाला पहला कार्बन है ये क्या होगा, अल्फा। ये क्या हो जाएगा, बीटा। और ये क्या हो जाएगा, गामा। तो जिस पोजीशन पे जो जुड़ा है, अल्फा पे जुड़ा होगा तो अल्फा बोल देंगे उसका, और जो नामकरण हो गई। बीटा पे जुड़ा होगा बीटा बोल देंगे, जो नाम हो गई। और गामा पे जुड़ा होगा गामा बोल के। कहने का मतलब क्या है कि सामान्य विधि में क्या है, श्रृंखला में जो उपस्थित प्रतिस्थापी है उसकी स्थिति को किससे दिखाना है, अल्फा बीटा गामा से दिखाना है।
सामान्य पद्धति में श्रृंखला में प्रतिस्थापी की स्थिति को ग्रीक अक्षर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है। अब मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से जो जुड़ने वाला पहला कार्बन होगा उसको क्या बोला जाएगा? अल्फा। उसके बाद जो अगले कार्बन आ रहे हैं क्रमशः उनको क्या बोला जाएगा? बीटा, गामा, इस तरीके से डेल्टा। उदाहरण देखते हैं, जैसे है CH3 CHOH COOH। ठीक है। दूसरा उदाहरण है CH3 CH3 CH2 COOH। इन दोनों का नाम लिखो जरा। तो देखना, जैसे ये वाला है सामान्य नाम लिख रहे हैं। ये कौन सा कार्बन आया? अल्फा। और ये कौन सा आया? बीटा। अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा है? OH। तो अब COOH और OH में से जो वरीयता होती है वो किसकी होती है? COOH। मतलब इसको किसके नाम से जाना जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के। तो जो OH हो गया वो क्या हो गया? पूर्व लग्न हो गया। अल्फा से जब पूर्व लग्न के रूप में OH को यूज किया जाता है, क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी। तो अल्फा हाइड्रोक्सी। और अब जो है क्या बचा है? प्रोपेनोइक अम्ल है। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम यहां बीटा पे जुड़ा है। क्या जुड़ा है बीटा पे? मेथिल। अल्फा बीटा गामा। बीटा से क्या जुड़ा है? मेथिल। तो नाम हो जाएगा बीटा मेथिल। पर कितने कार्बन बच रहे हैं? 4 कार्बन बोला जाएगा ब्यूटाइरिक अम्ल। बीटा मेथिल ब्यूटाइरिक अम्ल। तो ये इस तरीके से सामान्य पद्धति में नामकरण है। इसके बाद देखो IUPAC पद्धति में। किसमें? IUPAC इंडियन नेशनल है ना? इंडियन नेशनल नहीं होता, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके आधार पर जब नाम लिखा जाएगा एल्केनोइक अम्ल के रूप में, एल्केनोइक अम्ल के रूप में, बस मतलब ओई का अम्ल लगा देना है। किस रूप में लिखा जाता है? एल्केनोइक अम्ल के रूप में। तो ओई का अम्ल लगा देना है। ठीक है। इसके बाद हम जो है दोनों नाम देखेंगे, सामान्य नाम भी देखना और IUPAC भी देखना है। तो देखना यहां पर जैसे HCOOH है। ठीक है। पहला क्या है? HCOOH। HCOOH का सामान्य नाम क्या बोला? फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है। और IUPAC क्या हो जाएगा? एक कार्बन है, मेथ हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे? एन। लेकिन साथ में क्या जोड़ना है? एल्केनोइक अम्ल बोल रहा था मैं, तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा।
मेथेनोइक अम्ल। दूसरा जो है CH3COOH है, एसिटिक अम्ल। और यहां पर क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। CH3CH2COOH प्रोपियोनिक अम्ल। सामान्य नाम, IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। CH3CH2CH2COOH 4 कार्बन है तो ब्यूटाइलिक अम्ल सामान्य नाम, ब्यूटाइलिक अम्ल। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल। अब इस वाले का नाम या फिर ये आइसो वाला केस भी है, देख रहा, सेकंड लास्ट कार्बन से ना 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, ठीक है। आइसो टोटल कार्बन कितने हैं? 4। ब्यूटाइलिक अम्ल, या फिर उससे भी कर सकते हो प्रतिस्थापी वाले से। यहां पर कौन सा है? आइसो आ गया। आइसो क्यों बोला? क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन जब 2 मेथिल समूह जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा? सेकंड लास्ट कार्बन यहां शुरू करने जहां क्रियात्मक समूह, यहां देखो 1 2 3, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन में से कौन सा नंबर का सेकंड लास्ट होगा? दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर से क्या जुड़ा है? CH3, और दूसरे से क्या जुड़ा है? CH3। तो इसको क्या बोला जाएगा? आइसो बोला जाएगा। अब जैसे IUPAC नाम है तो दूसरे कार्बन से क्या लगा है? मेथिल 2 मेथिल। और लंबी कार्बन चेन के पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 3। यहां पर ध्यान रखना कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जो कार्बन है उसको भी लंबी कार्बन चेन में काउंट करना है, जैसे कर रखा मैंने 1 2 3, ये लंबी कार्बन चेन है। तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। जैसे अगले वाले का जो है IUPAC नाम है पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। लेकिन जो सामान्य नाम होता है वेलेरिक अम्ल होता है, वेलेरिक अम्ल। जैसे अगले वाला है हेक्सेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा? हेक्सेनोइक अम्ल, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे, और ओइक अम्ल लगा देना। तो क्या बन गया? हेक्सेनोइक अम्ल। लेकिन जो सामान्य नाम होता है कैट्रोइक अम्ल होता है। क्या होता है? कैट्रोइक अम्ल। ठीक है। इसके बाद देखो टोटल कार्बन, देखो 1 और 6 ही है, 7 और 1 8। 8 कार्बन को क्या बोला जाता है? ऑक्टेन बोला जाता है। ऑक्टेनोइक अम्ल है वो। क्या है? ऑक्टेनोइक अम्ल। ठीक। ऑक्टेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वो है कैप्राइलिक अम्ल, कैप्राइलिक अम्ल। और लास्ट वाला कितने कार्बन है टोटल? 10। तो क्या हो जाएगा? डेकेनोइक अम्ल। लेकिन जो सामान्य नाम होगा वो कैप्रिक अम्ल है।
कैप्रिक अम्ल, और क्या हो गया डेकेनोइक अम्ल। ठीक है, डेकेनोइक अम्ल। तो ये जो है सामान्य नाम है। जैसे यहां पर कार्बन कितने 12 है, 12 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा वो क्या होगा लॉरिक अम्ल। 14 वाला मिरिस्टिक अम्ल सामान्य नाम, 16 वाला पॉमिटिक अम्ल और 18 वाला स्टीयरिक अम्ल। ये सामान्य नाम है। यहां पर देख रहे होंगे इक अम्ल लग रहा है सबके अंत में। यहां पर देखना आईयूपीएसी नाम, टोटल कार्बन कितने 12, 11 को हम बोलते हैं वन डेक या अनडेक, 12 को बोलते हैं क्या डू डेक। तो डू डेकानोइक अम्ल, डू डेकानोइक अम्ल। टोटल कार्बन कितने अगले वाले में 14, टेट्रा डेकानोइक अम्ल। इसके बाद अगला क्या है हेक्सा डेकानोइक, हेक्सा डेकानोइक अम्ल। और अगला वाला क्या है 18 है, तो ऑक्टा डेकानोइक यम्ल। ठीक है, तो ये थे मोनो वाले, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल था जिनके पास कार्बोक्सिल समूह कितना है 1 है। तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल थे। कौन से मोनो। इसके बाद देखते हैं डाई वाले। कौन से डाई, COOH, 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 COOH। इसके बाद अगला है CH2, CH2, COOH, CH2, COOH। ठीक है, इसके बाद CH2, 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 COOH, COOH। ये है जैसे। तो पहले वाले का जो सामान्य नाम है ऑक्सैलिक अम्ल है। क्या है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, दूसरे वाले का जो है 3 कार्बन वाला जो है मैलोनिक अम्ल है। क्या है मैलोनिक अम्ल। अगले वाले का सक्सिनिक अम्ल। अगला वाला है 5 कार्बन वाला ग्लूटेरिक अम्ल। ग्लूटेरिक अम्ल। अगला है 6 वाला एडिपिक अम्ल, सुना होगा एडिपिक अम्ल। ये तो सामान्य नाम है। हमें क्या चाहिए आईयूपीएसी नाम चाहिए। तो देखना यहां पर COOH क्या बोला टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो कितने 2 कार्बन को क्या बोलूंगा 1। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है सिंगल, क्या लगा दूंगा एन। और COOH कितने 2 के लिए क्या लिखूंगा डाई।
और इसके लिए जो है अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। तो एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल, 1 2 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हो गया एथेन। अब यहां पर क्या है कि पहले कार्बन पे भी जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है और दूसरा कार्बन भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है। तो 1,2 क्या, डाई और ओइक अम्ल, एथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। अगला वाला कार्बन गिन लो, टोटल कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। तो प्रोपेन हो गया, लेकिन पहले और तीसरे कार्बन से क्या है, COOH, 1,3 डाई ओइक अम्ल। अगला वाला 4 कार्बन है, पहले और चौथे का होगा, 1 2 3 और 4। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक डाई ओइक अम्ल। हो गया। अगला जो है कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन। तो पहले और पांचवें कार्बन से होगा। तो पेंटेन 1,5 डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल। अगला वाला जो है 1 और छठा होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और छठा। तो हेक्सेन हो गया, क्या हो गया, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक अम्ल। ये साहब ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब जैसे मैं एक दूं, अगर ये है, जैसे ऊपर वाला लिख दिया, जैसे इसका नाम दूं अगर IUPAC नाम लिखने के लिए, और यहां पर ना बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं इसके बाद। तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब यहां देखो, अगर मैं लंबी कार्बन चेन बनाने जाता हूं, ठीक है, तो मैं यहां से शुरू करूंगा। मतलब मैंने क्या है, लंबी कार्बन चेन इस तरीके से बनानी कि उसमें क्या आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला कार्बन भी इंक्लूड होना चाहिए। 1 2 3 4, लेकिन फिर ये छूट गए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4 5, लेकिन फिर ये वाला छूट जा रहा है, क्योंकि है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही तीनों। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि 2 को हमने मेन चेन में ले लिया और 1 को क्या ले लिया, अलग रख दिया। ऐसा होगा, या तो हमें तीनों को लेना पड़ेगा, तीनों को लेना पॉसिबल नहीं है, या फिर तीनों को ही मतलब। जब जो है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल लंबी कार्बन चेन में इंक्लूड होता है, तब लगाना है ओइक अम्ल। जैसे यहां देखो कि सब जगह हमने जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या इंक्लूड हुआ है, लंबी कार्बन चेन में आया है वो, तो क्या लगा रहे हैं हम सीधे, ओइक अम्ल। लेकिन यहां पर कंडीशन ऐसी आ गई कि यहां पर तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल को लंबी कार्बन चेन में लाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए यहां पर क्या कर लिया जाता है, किसी को नहीं लेना है, फिर सीधे जो है हम लंबी कार्बन चेन का जो सिंपल है उसी को लेना और इन तीनों को छोड़ देते हैं। ये बन गई COOH, क्या हो गया, किनारे छूट गया वो, 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन को क्या बोलूंगा, प्रोपेन बोलूंगा, सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, प्रोपेन।
पहले कार्बन से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, दूसरे कार्बन से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, और तीसरे कार्बन से भी क्या है, कार्बोक्सिलिक। अब यहां पर ओइक अम्ल नहीं बोलना है इसको। ओइक अम्ल कब बोलते थे, जब ये कार्बन भी इंक्लूड होगा किसमें, लंबी कार्बन चेन में। लेकिन जब ये कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है तो यहां पर इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक आ रहा है, उसमें तो इक अम्ल आ रहा है और कार्बन का जिक्र भी हो रहा है। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर ये कार्बन इंक्लूड होता क्रियात्मक समूह का तो तब हमने ओइक अम्ल ही लगाना था। ठीक है, तो इसलिए जो है यहां पर इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो ध्यान रखना, लिख भी सकते हो अपने पास। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो अनुलग्न लगेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लगेगा उसके लिए, क्योंकि हमें उस कार्बन का भी जिक्र करवाना है। अगर मैं ओइक अम्ल बोल देता हूं इसका मतलब वो तीनों जो कार्बन है वो किसके पास है, मुख्य कार्बन श्रृंखला के पास। ठीक है, तो वहां पे जो है क्लियर नहीं होती है चीजें। इसके बाद देखो, जैसे ये ठीक है, तो इसका जो सामान्य नाम है वो होता है मैलिक अम्ल। क्या नाम होता है, मैलिक अम्ल। और इसका होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अगर थोड़ा तो फीलिंग वाला याद होगा, यहां पे हम सोडियम लेते थे, यहां पे पोटेशियम लेते थे। ठीक है, क्या होता है, टार्टरिक अम्ल। अब आईपीएसी नाम लिख सकते हो। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन, इंक्लूड हो सकते हो वाला कार्बन। तो 4 कार्बन अगर है तो दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, OH। अरे ये आ गई ना लंबी कार्बन चेन, ये 1, 2, 3 और 4। दूसरे कार्बन से क्या जुड़ गया, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। अगला वाला जो टार्टरिक अम्ल है, तो 1, 2, 3, 4, दूसरे और तीसरे से क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। इसके बाद देखो, जैसे CH3 C, CH3 CH2
COOH, CH3 CH2 CHBr COOH। इनके नाम लिखो जरा। CH3 CH NH2 COOH। CH3 C11O CH2 CH2 COOH। COOH CH2 CH2 C11O CH CHO। CH3 CH COOH। तो देखना जैसे पहला वाला है, लंबी कार्बन चेन बनानी है, कुछ इस प्रकार से बनानी है कि हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है वो भी क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए उसमें। ये बना ली मैंने, 1 2 3 4। तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, 2 मेथिल समूह, तो 3 डाई मेथिल। और लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन को जो है यहां पर क्या बोलेंगे, ब्यूटेन और ओइक अम्ल, ब्यूटेन ओइक अम्ल। नंबरिंग इस प्रकार करनी है कि क्रियात्मक समूह वाले को जो छोटा नंबर मिले, क्रियात्मक समूह को क्या पड़े, छोटा रास्ता। अगला वाला देखो, 1 2 3 4, दूसरे से क्या जुड़ा है, 2 ब्रोमो। और 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका क्या होगा, 3 कार्बन तो है, 1 2 3। दूसरे कार्बन से जब ना NH2 जो है ये प्रतिस्थापी है अभी यहां पे, तो एमिनो बोलते हैं, तो दूसरे से क्या आ जाएगा, 2 एमिनो और प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक ठीक है, 2 एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। अगला देखो, लंबी कार्बन चेन, यहां पर 2 क्रियात्मक समूह, एक कीटोन है और एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जाना जाएगा ये। तो ये नंबरिंग करूंगा मैं, 1 2 3 4 5। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े। तो क्रियात्मक समूह यहां से, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो उसको छोटा नंबर देना है। अब यहां देखो चौथे पे जो है ये कीटोन लगा है, तो कीटोन के लिए जो यूज होता है क्या, कीटो यूज होता है। जब वो प्रतिस्थापी या फिर पूर्वलंब के रूप में यूज किया जाता है तो क्या यूज करना है, कीटो। कौन से कार्बन पे, चौथे, 4 कीटो। और टोटल कार्बन कितने, पेंटेनोइक, पेंटेनोइक अम्ल। अगला देखो ये, तो यहां से नंबरिंग करनी है, क्योंकि यहां पर 3 क्रियात्मक समूह आ गया, COOH CO CHO। ठीक है, COOH CO CHO। तो यहां पर देखो COOH मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, CO क्या हो गया, पूर्व लग्न, और CHO भी क्या हो गया, पूर्व लग्न। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर नंबरिंग करूंगा तो इसी कार्बन से करना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो
छठे कार्बन से जो है लगा है यहां पर ऑक्सो बोलते हैं। एल्डिहाइड के लिए जो पूर्व लग्न लगता है वो क्या लगता है ऑक्सो। कीटोन के लिए भी ऑक्सो यूज करते हैं, ऑक्सो या कीटो, ठीक है। और एल्डिहाइड के लिए क्या बोलते हैं ऑक्सो। तो छठे कार्बन से क्या लगा है 6 ऑक्सो, और चौथे कार्बन से कीटो बोल लो ताकि क्लियर हो जाए, मतलब 4 कीटो। और टोटल कार्बन कितने हैं यहां पे CH होगा। टोटल कार्बन कितने हैं 6 कार्बन को क्या बोला जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल। ये अगला वाला है 1 2 3 4 ब्यूट, दूसरे कार्बन से क्या आ गया इन, ब्यूट 2 इन, और ओइक अम्ल 1 ओइक अम्ल, या ब्यूट 2 इनोइक अम्ल भी बोल सकते हो। तो ये है IUPAC नामकरण, ठीक है। हर प्रकार का सवाल इसमें करा दिया। अब बचा है कौन सा वाला एरोमेटिक वाला।